हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक, तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स क्या होते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इनका कहाँ यूटिलाइजेशन होता है, किस तरह से क्लोनिंग इनमें की जाती है और क्लोनिंग करने के लिए किस तरह की सेल्स का यूज़ करते हैं। मीन्स वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है कि यूकैरियोटिक सिस्टम होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। देखिए, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हो या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हो, उसके आगे वर्ड लगा हुआ है ना आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, मतलब ये नेचुरली नहीं पाए जाते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये नोट कर लीजिए कि नेचुरली ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक, इनको कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग मेथड से जेनेटिकली इंजीनियर्ड करके या कुछ मैनिपुलेशन करके बनाया जाता है। तो ये मैनिपुलेशन या इंजीनियरिंग की किस में जाती है, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो अगर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है तो उस कंडीशन में जो एफ प्लाज्मिड होता है, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एफ प्लाज्मिड, जिसके बारे में हमने आपको लास्ट सेमेस्टर में बताया भी था कि एफ प्लाज्मिड कंटेनिंग बैक्टीरियल सेल्स कुछ होती हैं जिनको हम एफ पॉजिटिव सेल्स कहते हैं। कुछ इसमें नहीं पाया जाता है एफ प्लाज्मिड, उसको एफ निगेटिव सेल्स कहते हैं। तो एफ प्लाज्मिड जो होता है एफ पॉजिटिव सेल से एफ निगेटिव सेल में जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। ठीक, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने की जो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो एफ प्लाज्मिड में ही लोकेटेड होते हैं। अगर एफ प्लाज्मिड है तभी कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगा या पाइलस की फॉर्मेशन होगी और उसके थ्रू क्या होगा, ये एफ प्लाज्मिड एफ माइनस सेल में ट्रांसफ़र हो जाएगा बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो एफ प्लाज्मिड नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड है। इस एफ प्लाज्मिड में कुछ इंजीनियरिंग करके, कुछ मैनिपुलेशन करके हम एक वेक्टर बनाते हैं, क्लोनिंग वेक्टर, जिसको क्लोनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें एक वेक्टर का नाम है हमारा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जो एफ प्लाज्मिड में कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग करके बनाया जाता है। अब ये क्लोनिंग वेक्टर है तो उसमें किसी न किसी पार्ट की क्लोनिंग करेंगे, किसी न किसी जीन की क्लोनिंग करेंगे। तो वो जीन कितने बड़े साइज़ का होगा इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी होगा। क्लोनिंग करने के बाद इसको हम किस सेल में भेजेंगे ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें इस आर्टिफिशियल प्लाज्मिड या क्रोमोसोम में पाई जाती हैं इसका भी हमें पता होना चाहिए। तो एक एक पॉइंट हमने लिखा हुआ है, इसको डिस्कस करते चलते हैं और समझते चलते हैं। ठीक, तो आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड डीएनए वेक्टर बेस्ड ऑन फंक्शनल फर्टिलिटी प्लाज्मिड और एफ प्लाज्मिड। ठीक है, बीएसई के बारे में लिखा हुआ है कि ये आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड डीएनए वेक्टर है, मतलब ये नेचुरली नहीं पाए जाते हैं और ये फर्टिलिटी प्लाज्मिड के फंक्शन पे बेस्ड होते हैं। ठीक, फर्टिलिटी प्लाज्मिड के फंक्शन पे बेस्ड होते हैं या उनसे ही बनाए जाते हैं, डिराइव किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं या इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि BAC आर आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड DNA वेक्टर दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एफ प्लाज्मिड विद स्लाइड मॉडिफिकेशन। मतलब कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग करके हम उसको तैयार करते हैं BACs को। अब BAC में जो हम क्लोनिंग करते हैं इंसर्ट की, वेक्टर है तो इसमें कुछ ना कुछ इंसर्ट हम क्लोन करेंगे, तो उसका जो साइज़ होता है 150 से 300 KB तक का हो सकता है। ठीक है, ये 150 से 300 KB मतलब बहुत ज़्यादा ही बड़े साइज़ के फ्रेगमेंट की हम क्लोनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो BAC इतना इस रेंज में इंसर्ट साइज़ को सपोर्ट करता है। अब BAC जो होता है ये वेक्टर, ठीक है, इंसर्ट को इसमें ऐड करने के बाद इसका जो रेप्लिकेशन होता है वो कोलाई में होता है। कोलाई के ही डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं। तो इस जो ये वेक्टर है इस पे इंसर्ट को क्लोन करने के बाद इसको कोलाई सेल्स के अंदर भेजा जाता है। कोलाई के अंदर ये अपने आप को मेंटेन करता है, अपने कॉपी नंबर को मेंटेन करता है और जैसे जैसे कोलाई की सेल्स डिवाइड होती जाती हैं उसके साथ साथ ये BAC भी डिवाइड होता चला जाता है, उसकी कई सारी कॉपीज़ बन जाती हैं और इसी को हम कहते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग की जो नॉर्मल डेफिनेशन है यही है कि कई सारी कॉपीज़ बनना। ठीक, तो replication of F factor is controlled by the regulatory mechanism of E. coli. As a result, F factor is maintained as a low copy number, that is 1 or 2 copies per cell. मैं यहाँ ड्रॉ करके आपको समझाती हूँ कि क्या है। जैसे मान लीजिए ये E. coli की सेल्स है, ये E. coli एक E. coli है जिसमें इसका खुद का क्रोमोसोम होगा और एक हम मान सकते हैं कि यहाँ पे ये एक BAC है। तो एक सेल के अंदर एक या दो या ज़्यादा मैक्सिमम हुए तो तीन BAC एक सेल के अंदर रह सकते हैं। ठीक है, अब जब ये सेल जब डिवाइड होगी, डिवाइड होने के बाद ये जब 2 सेल बना लेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा,
उस कंडीशन में इसको भी क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, क्योंकि बराबर बराबर डीएनए को डिवाइड होना है ना, तो क्रोमोसोम जो इसका खुद का होगा उसमें भी रेप्लिकेशन होगा और इसमें भी रेप्लिकेशन होगा। तो इस तरीके के और बन जाएंगे, ठीक, मतलब 6 वेक्टर बन जाएंगे, जिसमें से 3 इसमें चले जाएंगे और 3 इसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि जो वेक्टर है एक सेल के अंदर 2 या 3 या 1 रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा है, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में बड़े साइज़ का है, तो एक सेल के अंदर ज़्यादा तो रह नहीं पाएगा। जो छोटे वेक्टर होते हैं, जो नॉर्मल वेक्टर्स होते हैं, वो एक सेल के अंदर कई सारे हो सकते हैं, लेकिन ये बड़ा वेक्टर है तो एक छोटी सेल के अंदर कितने सारे वेक्टर हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं रह सकते। इनका कॉपी नंबर कम होता है। कॉपी नंबर मतलब क्या होता है कि एक सेल के अंदर कितनी कॉपीज प्रेजेंट है किसी वेक्टर की, वही कॉपी नंबर होता है। तो इसका कॉपी नंबर लो होता है। लो होने का कारण क्या है, क्योंकि साइज बड़ा है तो एक सेल के अंदर ज़्यादा तो आ नहीं पाएंगे वेक्टर, तो कम ही वेक्टर आएंगे, तो इसका कॉपी नंबर इसीलिए कहा जाता है लो होता है। लेकिन अपनी कॉपीज़ को मेंटेन करता है। जब डिवाइड होंगी जब सेल्स, तो जैसे 2 सेल बनी तो 3 जैसे पहले था एक पहली वाली सेल में, वैसे ही कि बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तो हमने देखा कि सारे वेक्टर की कई सारी कॉपीज़ बन गई, और इसके साथ कोई भी इंसर्ट अगर लगा होगा तो वो इंसर्ट भी, उसकी भी कई सारी कॉपीज़ हमें मिल जाएंगी, ठीक। इसके बाद ये फिर से डिवाइड होगा तो और कॉपीज़ मिल जाएंगी, तो हमारे पास कई सारे क्लोन्स हो जाएंगे एक पर्टिकुलर जीन के, जो हमारा इंसर्ट के रूप में यहाँ पे अटैच्ड है। ये कोई जीन ही होगा जो इंसर्ट के फॉर्म में अटैच है, तो उस जीन की क्लोनिंग हो जाएगी, मतलब कई सारी कॉपीज़ बनती चली जाएंगी जैसे जैसे इकोलाई डिवाइड होता चला जाएगा। तो ये तो नॉर्मल क्लोनिंग के बारे में मैंने आपको बताया। अब बीएसी जो होता है उसका कॉपी नंबर लो होता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया कि कैसे होता है, ठीक है। तो अपना कॉपी नंबर 1 और 2 कॉपीज़ पर सेल या मैक्सिमम 3 हो सकता है, ये मेंटेन रखता है। मेंटेन रखने का मतलब है जब सेल डिवाइड होती है तो उसके अंदर भी उतनी ही कॉपीज़ पहुंचती हैं जितनी कि पेरेंट सेल में मौजूद थी। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है तो स्मॉल पी, इसका मतलब होता है प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड वेक्टर, और बीएसी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो पी होगा स्मॉल होगा, बीएसी बड़ा होगा, और मतलब जो भी इसका जो जिस तरीके का ये डिज़ाइन किया होगा इसके आगे वो नंबर भी लगा देते हैं। जैसे पी, जो भी जिसने भी डिस्कवर किया होगा उसके नाम का एक इनिशियल, या जो उसने कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन जिस तरीके का किया होगा उसकी इन पी और बीएसी के बीच में वो चीज़ लगा देते हैं, तो वो नाम एक पर्टिकुलर बन जाता है। मतलब पी बीएसी के बहुत सारे वेराइटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है, जिसमें हम क्लोनिंग करते हैं तो उसका नाम इसी तरीके से रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बीएसी का यूज़ कहाँ किया गया सबसे मैक्सिमम। बीएसी का यूज़ किया गया जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बन रहा था या ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग की जा रही थी। तो हमारे ह्यूमन जीनोम मतलब हमारा जीनोम बहुत बड़े साइज़ का है, तो उसको फ्रैगमेंट में तोड़ के उसकी क्लोनिंग जब करनी थी उस टाइम पे बीएसी का यूज़ किया गया, क्योंकि ये बीएसी क्या करता है, लार्ज फ्रैगमेंट की क्लोनिंग कर सकता है इतने साइज़ का। तो हमारा जो डीएनए बहुत बड़े साइज़ का जब तोड़ा गया तो भी वो बड़ा ही साइज़ था। तो क्लोनिंग ये बीएसी में अगर क्लोन करेंगे तो ईजिली क्लोन हो जाएगा और सीक्वेंस भी आसानी से हो जाएगा। और अगर छोटे वेक्टर में क्लोन करेंगे तो और छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे, तो उतने सारे मेंटेन करना जो हमारी सेल्स होंगी उनको आसान नहीं होगा ना। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा जीनोम इतना बड़ा है, ठीक, अब इसके आप छोटे छोटे कई सारे टुकड़े कर दें अगर, ठीक, तो हर एक टुकड़े को क्लोन करना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा क्लोनिंग करनी पड़ेगी, तो बहुत सारा ही हमारा काम बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये साइज़ बड़े बड़े साइज़ में अगर इसको हम तोड़ें तो कम क्लोनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए बड़े वेक्टर डिज़ाइन करते हैं ताकि बड़े कंस्ट्रक्ट को क्लोन किया जा सके, तो हमारी मेहनत कम हो जाएगी और सीक्वेंसिंग जल्दी हो जाएगी। और छोटे छोटे ज़्यादा फ्रैगमेंट करके छोटे वेक्टर में क्लोन करेंगे तो उससे हमारी मेहनत बढ़ जाएगी, बहुत सारी क्लोनिंग करनी पड़ेगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो बीएससी का यूज़ किया गया जब ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग हो रही थी, तो उस टाइम पे इसका यूज़ किया गया क्लोनिंग के लिए। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये देखिए एक नॉर्मल बीएससी वेक्टर है, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, जो जितनी चीज़ें मैंने बनाई हैं उतनी ही आप भी बना सकते हैं, ठीक है। और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं पी बीएससी वेक्टर, ठीक, जैसा कि मैंने बताया इसको नाम ऐसा ही लिखा जाता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं देख, यहाँ पे एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा ही होगा, एक कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है जिसको हम यहाँ पे दिखाते हैं क्लोरामफेनिकोल रेजिस्टेंस जीन, क्योंकि जो बीएससी वेक्टर होता है उसमें क्लोरामफेनिकोल एक जो एंटीबायोटिक है उसका रेजिस्टेंस जीन होता है। एक रेप ई जीन होता है जो रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, ठीक। और एक लैग जेड जीन होता है, उसका भी अभी मैं आपको यूज़ बताऊंगी कि क्या होता है। पार ए और पार बी जीन होते हैं जो इसके कॉपी नंबर को मेंटेन करते हैं डॉटर सेल में, कि इतनी कॉपीज इतनी
मतलब पेरेंट सेल में है उतनी डॉटर सेल में जाए, तो ये चेक करने का काम ये करते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन को करने का काम, रेप्लिकेशन में हेल्प ये वाला करता है। अब लैग जेड जीन जो होता है उसके अंदर मल्टीपल क्लोनिंग साइट होती है जो कि हमारी ब्लू वाइट स्क्रीनिंग में मदद करता है लैग जेड। अब देखिए होता कैसे है, अगर केवल हम ये प्लाज्मिड जो ये वेक्टर है वो उसको किसी सेल के अंदर भेजेंगे तो क्या होगा, लैग जेड जीन सिंथेसाइज होगा। लैग जेड जीन सिंथेसाइज होकर क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम करता क्या है, एक कोई सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, इसका जो सबस्ट्रेट होता है उसको वो एक ब्लू कलर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। मीन्स अगर लैग जेड जीन होगा तो एक सबस्ट्रेट होगा वो ब्लू कलर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तब होगा जब इसमें लैग जेड जीन एकदम इंटैक्ट है। ठीक, तो नॉर्मल में अगर हम केवल ये बीएसी वेक्टर किसी सेल के अंदर भेज दें जिसमें कोई क्लोनिंग अभी नहीं की गई है, मतलब कोई जीन इंसर्ट नहीं किया गया है, उस कंडीशन में क्या होगा, जो लैग जेड जीन होगा वो अपने सबस्ट्रेट के साथ लैग जेड जीन का जो प्रोडक्ट होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में ब्लू कलर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, तो हमें ब्लू ब्लू कॉलोनीज मीडिया के ऊपर दिख जाएंगी ब्लू कलर की। लेकिन अगर क्या होगा, इसके अंदर क्लोनिंग साइट होती है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट, तो अगर इस लैग जेड जीन को हम तोड़ के यहाँ पे अपना इंसर्ट लगा देंगे तो लैग जेड जीन क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, बीच में तो हमारा इंसर्ट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, जो ब्लू कलर बन रहा था वो बन नहीं पाएगा क्योंकि लैग जेड जीन हमारा तहस नहस हो गया, उसके बीच में तो हमने क्लोन कर दिया अपना इंसर्ट। ठीक, तो अब लैग जेड जीन से ब्लू कलर का प्रोडक्ट नहीं बन पाने के कारण जो कॉलोनीज आएंगी वो वाइट कलर की आएंगी। तो वाइट कॉलोनी का मतलब इंसर्ट जुड़ गया है और ब्लू कॉलोनीज आने का मतलब इंसर्ट नहीं जुड़ा है, मतलब उस कॉलोनी से हमें कोई मतलब नहीं है। ब्लू कलर वाली कॉलोनीज हमारे किसी भी मतलब की नहीं होती हैं, हमें वाइट कॉलोनीज का सिलेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, तो ये तो नॉर्मल हो गया कि क्लोनिंग के बाद सिलेक्शन कैसे होगा। अब देखिए इसमें होता क्या क्या है, जो हमने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो बीएसी कंटेन फॉलोइंग एलिमेंट्स, रेप ई फॉर प्लाज्मिड रेप्लिकेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कॉपी नंबर, पार ए एंड पार बी ensures accurate partitioning of plasmid between bacterial daughter cells prior to cell division। ठीक है, मतलब रैपी रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। ये दोनों क्या करते हैं, जब बैक्टीरियल सेल का डिवीज़न होने वाला होता है तो देखिए पार ए और पार बी ये चेक करता है कि जो दो बैक्टीरिया की सेल बनने वाली हैं उसमें प्रॉपर में क्या प्रॉपर पार्टीशनिंग हुई है कि नहीं, प्लाज्मिड की जो प्लाज्मिड वेक्टर 3-3 गया है कि नहीं। ठीक है, ऐसा ना हो किसी में 6, किसी में सारे चले जाए, किसी में एक भी ना जा पाए, ऐसी कंडीशन ना आ जाए, या किसी में 5 चले जाए किसी में एक चला जाए, तो ऐसी भी कंडीशन ना आ पाए। अगर 3 प्लाज्मिड पेरेंट में है तो डॉटर में भी 3-3 करके ही सेपरेट होंगे, इस बात को इंश्योर करते हैं ये दोनों जीन्स। ठीक, उसके बाद सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं जिसमें हमारा लैग जेड जीन होता है, ड्यूरिंग क्लोनिंग साइट होती है फॉर ब्लू एंड वाइट स्क्रीनिंग। ठीक है, तो इसमें लैग जेड भी जीन होता है जो इसमें हमारे मल्टीपल क्लोनिंग साइट एमसीएस पाया जाता है, ये क्लोनिंग के करने की साइट इसमें प्रेजेंट होती है, तो आप ये लिख सकते हैं कि लैग जेड जीन होता है इसमें फॉर क्लोनिंग। ठीक, उसके बाद क्या होता है, देखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, क्लोरामफेनिकोल रेजिस्टेंस, तो ये भी आप लिख सकते हैं कि हैव क्लोरामफेनिकोल रेजिस्टेंस जीन, और एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो होगा ही होगा जो ORI-S से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा बीएसी वेक्टर के बारे में हो गया। अगर आपके एग्जाम में आता है तो इतना आप लिख देंगे, सफिशिएंट रहेगा, डायग्राम बना देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मैंने पूरा समझा भी दिया है कि क्लोनिंग होती कैसे है और क्लोन जब हो जाता है तो हम क्लोन को डिटेक्ट कैसे करते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ वाइट कॉलोनीज। जो वाइट कॉलोनीज आएंगी उसके अंदर ही हमारा इंसर्ट के साथ ये जो प्लाज्मिड है वो होगा। वाइट मतलब जो हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्लाज्मिड जो हमारा जो वाइट कलर की कॉलोनीज आएंगी उसमें इस तरीके का वेक्टर होगा जिसमें वेक्टर के साथ हमारा इंसर्ट भी क्लोन होगा। ठीक है, तो उसको वहाँ से हम अपना ये पूरा ये अलग कर सकते हैं अगर चाहें तो सीक्वेंसिंग के लिए। ठीक, तो ये हमारा हो गया बीएसी। अब इसी तरह से होता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी आर्टिफिशियली डिजाइंड क्रोमोसोम होता है जो ईस्ट के क्रोमोसोम में कुछ मॉडिफिकेशंस करके बनाया जाता है। ठीक है, तो YAC is a human engineered DNA molecule used to clone DNA sequence in a yeast cell।
अभी तक हम बीएससी वेक्टर में क्या कर रहे थे, जो हम अपना कंस्ट्रक्ट तैयार कर रहे थे, मीन्स वेक्टर इंसर्ट का जो भी ये कंस्ट्रक्ट बन रहा था उसको हम ई कोलाई के अंदर क्लोन कर रहे थे। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो भी कंस्ट्रक्ट बनेगा हमारा उसको हम ईस्ट सेल के अंदर क्लोन करेंगे। जैसे जैसे ईस्ट सेल डिवाइड करेंगे वैसे वैसे उस जो हमारा ये कंस्ट्रक्ट होगा क्रोमोसोम वाला वो भी डिवाइड करेगा। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो ई कोलाई से ई कोलाई में पाया जाता है वो भी होता है और ईस्ट में पाया जाने वाला ARS भी होता है। यूकैरियोट्स में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को ARS कहते हैं। ठीक है, ARS कुछ नहीं है, क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी है, किसमें, यूकैरियोटिक सिस्टम में। तो इसमें प्रोकैरियोटिक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होता है और यूकैरियोटिक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होता है, किसमें, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, इसको हम ईस्ट सेल के साथ साथ बैक्टीरियल सेल में भी क्लोन कर सकते हैं, ये हमें फ़ायदा हो जाता है। मीन्स इस तरह का अगर हमने कंस्ट्रक्ट बना लिया या वेक्टर बना लिया तो उस वेक्टर को हम चाहे तो ईस्ट में क्लोन करें चाहे तो हम ई कोलाई में क्लोन करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसीलिए ऐसा वेक्टर जो दो अलग अलग सिस्टम में क्लोन होने की एबिलिटी रखता है उसको हम शटल वेक्टर कहते हैं। तो ये एक तरीके का शटल वेक्टर है, क्योंकि बैक्टीरिया में भी हो रहा है क्लोन और ईस्ट में भी हो रहा है, मीन्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही सिस्टम में क्लोनिंग के लिए ये परफेक्ट है, इसलिए इसको हम शटल वेक्टर कहते हैं। ठीक, तो पढ़ते जाते हैं क्या क्या है। ईस्ट artificial chromosome is a human engineered DNA molecule used to clone DNA sequence in yeast cell. It contains both ori of E. coli and ARS autonomously replicating sequence of yeast. Thus it is used as a shuttle vector. इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं PYAC। और इसमें हम 100 KB से लेकर के 3000 KB तक के फ्रेगमेंट्स को क्लोन कर सकते हैं। इसको आप याद कैसे करेंगे, उसमें 300 KB तक के, इसमें 3000 KB तक के, इस तरह से याद कर लीजिए, 300 KB 3000 KB। ठीक है, तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में 3000 KB तक के फ्रेगमेंट्स को हम क्लोन कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है, ये देखिए इसमें क्या क्या होते हैं YAC वेक्टर में, इसमें भी इसको PYAC वेक्टर लिख लेते हैं हम। देखिए इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी एक जगह दिखा दीजिए। ठीक है, एक जगह आप ARS दिखा दीजिए, तो हमने ARS यहाँ दिखाया हुआ है। ठीक है, अब इसमें दो टीलोमेरिक सीक्वेंसेस होते हैं, एक सेंट्रोमेरिक रीजन होता है और इसमें एक SUP4 जीन होता है और SUP4 जीन के ही बीच में MCS या मल्टीपल क्लोनिंग साइट होती है। अब इसको भी बता रहे हैं कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें कोई भी मार्कर लगा दीजिए अपने हिसाब से, जिस तरह के मीडिया में आपको सिलेक्शन करना होता है उसके अकॉर्डिंग हम मार्कर का सिलेक्शन कर लेते हैं। एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस लगा होता है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, जब बैक्टीरियल सिस्टम में इसको क्लोन करेंगे तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन उस टाइम काम आएगा, और अगर यूकैरियोटिक सिस्टम में क्लोन करेंगे तो ये मार्कर वाले जीन जो होंगे उस टाइम काम आएंगे जब हम ईस्ट में क्लोनिंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब टीलोमेरिक रीजन के बीच में बायम H1 की साइट होती है, जब यहाँ से कट कर देते हैं तो ये क्या होता है कि खुल जाता है। जब यहाँ से कट करेंगे तो ये वेक्टर खुल जाएगा, जिसके एक एंड पे और दूसरे एंड पे टीलोमेरिक रीजन होगा और बीच में ये सारे रीजन लाइन से होंगे, तो ये ओपन हो जाता है। अब देखिए इसमें एक जीन होता है SUP4। ये SUP4 जीन क्या करता है, एक नॉर्मल जो ईस्ट सेल होती हैं, मतलब अगर ईस्ट सेल नॉर्मली है जिसमें कोई भी वेक्टर नहीं है, ये नॉर्मल ईस्ट की सेल है जिसमें अपना खुद का कोई क्रोमोसोम है, तो एक ये रेड कलर का पिगमेंट बनाती है, रेड पिगमेंट, जिसके कारण ये रेड कलर की दिखती हैं। ठीक है, जिसके कारण ये रेड कलर की दिखती हैं, जो ईस्ट सेल होती हैं वो रेडिश कलर की दिखती हैं आपको मीडिया में। ठीक है, लेकिन जब ये वाला वेक्टर इसके अंदर चला जाता है, ये इसके अंदर चला गया, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो ये रेड कलर बना रहा था तो ये SUP4 वाला जीन इसमें लगा होगा। SUP4 जीन क्या करता है, इस रेड पिगमेंट की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है। ये बहुत मतलब एक तरीके से म्यूटेशन क्रिएट करता है SUP4 जब ईस्ट सेल में आता है। ठीक है, तो ये SUP4 जीन है, नॉर्मल कंडीशन में जब इसमें कोई इंसर्ट नहीं लगा है तो ये SUP4 जीन जो है इंटैक्ट कंडीशन में है। अब क्या करेगा, जब ये इंटैक्ट कंडीशन में रहेगा तो ये रेड कलर को नहीं बनने देगा, क्योंकि ये तो म्यूटेशन क्रिएट करता है ना। ठीक, तो ये म्यूटेशन क्रिएट करेगा तो रेड कलर का पिगमेंट नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर हम इसके बीच में EcoR1 की साइट होती है उससे अगर कट करके इसके बीच में अपना इंसर्ट क्लोन कर देते हैं तो ये वाला जीन इनएक्टिवेट हो जाता है। इनएक्टिवेट हो जाएगा तो म्यूटेशन क्रिएट करने के लायक नहीं रह जाएगा ये। उस कंडीशन में क्या होगा, रेड पिगमेंट आसानी से सिंथेसाइज होता रहेगा। तो जो रेड कलर की सेल्स होंगी वो हमारी क्या होंगी, पॉजिटिव सेल्स होंगी, जिसमें हमारा इंसर्ट वाला
वेक्टर होगा, जो इंसर्ट कंटेनिंग वेक्टर होगा, और जो हमारी वाइट सेल होंगी इस कंडीशन में मतलब उसके अंदर कोई भी इंसर्ट नहीं है। ठीक है, तो रेड कलर अगर बन रहा है मतलब जो ये म्यूटेशन वाला जीन था इनएक्टिवेट हो चुका है, मीन्स हमारी क्लोनिंग सक्सेसफुल रही है। तो रेड सेल मिल रही है मतलब ये हमारा क्लोन हो गया है। और अगर वाइट सेल मिल रही है मतलब कि ये वाला जो म्यूटेशन वाला जीन था अभी भी एक्टिवेट है, वो रेड पिगमेंट नहीं बनने दे रहा है। तो क्या होगा, हमारी वाइट कॉलोनीज जो आएंगी उसमें हमारा कोई भी इंसर्ट नहीं होगा, इससे ये बात साबित हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्लोनिंग कैसे होती है इन दोनों तरीके के वेक्टर्स में। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा क्लोनिंग में अभी नहीं जाना है, अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये वेक्टर होता क्या है, इसमें कितने इंसर्ट, जो इंसर्ट साइज़ होता है, कितने इंसर्ट साइज़ को, कितने बड़े इंसर्ट को क्लोन कर सकते हैं और इसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं। तो जितने एलिमेंट हमने बनाए हैं उतने आप बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा SUP4 के अंदर इको R1 की साइट है जिसके पास में हम अपने इंसर्ट को क्लोन करेंगे, और ये बैम H1 की साइड से पहले कट करके इसको लीनियर बना लेंगे, क्योंकि हमारा लीनियर जब हो जाता है तभी इसमें वो इसकी क्लोनिंग ईजी हो पाती है। ठीक है, नॉर्मल क्योंकि जब ये रहेगा ईस्ट में तो यहाँ से कट करना पड़ेगा, और जब ये गोल रहेगा मतलब पूरा सर्कल रहेगा तो ये बैक्टीरिया में ईजिली ये क्लोन कर सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो लीनियर फ्रेगमेंट को यूकैरियोटिक सिस्टम में क्लोन करेंगे, और जब ये सर्कुलर है तो बैक्टीरिया में क्लोन इजीली हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम क्लोनिंग करते हैं। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इससे आप लोग जितना मैंने आपको मैटर दिया उतना सफिशिएंट है एग्जाम में लिखने के लिए, इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इजीली ये याद भी हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को अभी भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फिर से पूछ सकता है। ठीक, तो आप लोगों के लिए आज इतना ही रखती हूँ मैं। इसके बाद कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।